हेलो साथियों, आपका स्वागत है ऐसे स्टडी जोन में। आज हम पाचन तंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में भी हम आपस में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि भोजन का पाचन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन हमारे मुख गुहा से अंदर की तरफ जाता है और अंदर की तरफ जाने के बाद मुख गुहा से होता हुआ ग्रसनी और ग्रसनी के बाद ग्रास नली से होता हुआ आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत और बड़ी आंत से होते हुए अंत में गुदा मार्ग द्वारा मलाशय और मलाशय से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया पाचन तंत्र के अंतर्गत होती है। पाचन तंत्र एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अवयवों में बदला जाता है। कुछ सरल अवयव होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे जल, खनिज लवण, विटामिन्स। इनका पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है, क्योंकि ये सरल पदार्थ होते हैं और इनसे आसानी से ऊर्जा मिल जाती है। जटिल पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन पदार्थों का शरीर के अंतर्गत पाचन होता है और पाचन होने के बाद उनका अवशोषण होता है। आइए समझते हैं कि भोजन का पाचन कैसे होता है। तो सर्वप्रथम भोजन हमारे मुख से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और मुख से सबसे पहले भोजन हमारे संपर्क में आता है मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा जो हमारे मुंह के अंदर जो दांत जहाँ स्थित होते हैं उस स्थान को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के अंदर एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में 32 दांत होते हैं और वो 32 दांत 4 प्रकार के भागों में उन्हें बांटा जाता है। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं, पहले हम उन्हें समझेंगे। 4 प्रकार के दांत जो हैं उनके नाम हैं, सबसे पहले कृदंतक, उसके बाद रदनक, फिर चर्वणक, अग्रचर्वणक। इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत होते हैं। आगे के 2 दांत, नीचे के 2 दांत ऊपर के, वो हमारे कृदंतक दांतों में आते हैं और उसके बाद जो 8 दांत हैं, नीचे के 4 ऊपर के 4 मिलाकर होते हैं रदनक दांत। उसके बाद फिर नीचे के 4 दांत ऊपर के 4 दांत होते हैं मिलाकर अग्रचर्वणक। और सबसे अंत में जो बाकी के शेष दांत बचे वो हमारे होते हैं चर्वणक दांत। इस प्रकार से 32 दांतों का हमारे मुख गुहा के अंदर निवास होता है। हमारे जीभ जो कि मुख गुहा के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है पाचन का, और उसमें लार ग्रंथियाँ होती हैं। जो लार ग्रंथियाँ हमारे जिह्वा पर लार का निर्माण करती हैं। उस लार के निर्माण में मुख्य भूमिका होता है लार ग्रंथियों का। अब लार ग्रंथियाँ क्या कार्य करती हैं? लार ग्रंथियाँ लार का निर्माण करती हैं। उसमें एक एंजाइम बनता है विशेष प्रकार का, जिसका नाम होता है टाइलिन। हम समझते हैं शुरुआत कैसे होती है भोजन के पाचन की। हमने भोजन किया, भोजन हमारे मुख गुहा के अंदर आया। मुख गुहा के अंदर हमारे दांतों ने भोजन को अच्छे से पीसा और पीसने के बाद में भोजन में टाइलिन नाम का एंजाइम मिल जाता है और ये टाइलिन नाम का एंजाइम हमारे भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा से ही शुरू कर देता है। टाइलिन नाम का एंजाइम हमारे भोजन में जितना स्टार्च का अर्थ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पदार्थ से है, उस स्टार्च का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है और मुख गुहा से स्टार्च का पाचन होने के बाद उस भोजन को नीचे की तरफ ग्रसनी की तरफ भेज देता है और ग्रसनी से ग्रास नली होते हुए भोजन पहुंच जाता है आमाशय में। अब भोजन का पाचन आमाशय में होता है। आमाशय में जठर रस बनता है। अब ये जठर रस कहाँ से आता है? तो आमाशय की जो ग्रंथियाँ होती हैं, आमाशय की दीवार के किनारों पर ग्रंथियाँ होती हैं जिनको जठर ग्रंथियाँ कहते हैं और उन जठर ग्रंथियों में जठर रस निकलता है। जठर रस में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं।
जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ट्रिप्सिन, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे जठर ग्रंथियों से जो जठर रस निकलता है उसमें HCl, पेप्सिन और रेनिन, ये 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, जिनमें से HCl अम्ल होता है और पेप्सिन और रेनिन ये इस एंजाइम होते हैं। एंजाइम का कार्य मुख्य रूप से हमारे शरीर में भोजन को पचाने का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन का माध्यम उससे अम्लीय हो जाता है और ये भोजन को सड़ने से भी बचाता है। पेप्सिन का काम भोजन के अंदर जो भी प्रोटीन का तत्व होता है उसको पचाने का काम करता है और पेप्सिन प्रोटीन के तत्व को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। अब और उसके बाद अलावा रेनिन जो है वो हमारे दूध का पाचन करता है और भोजन में दूध का पाचन जब हो जाता है और पेप्टोन का पाचन हो जाता है उसके बाद भोजन छोटी आंत की तरफ आगे की तरफ कर दिया जाता है। भोजन का पाचन जठर ग्रंथियों से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और वो छोटी आंत की तरफ मूव हो जाता है। छोटी आंत की तरफ जब ये चलता है तो छोटी आंत के शुरुआती हिस्से में 2 चीज़ें कनेक्ट होती हैं। एक तो अग्नाशय, जो कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये अग्नाशय है और ये है यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत। यकृत के अंदर एक विशेष प्रकार का तत्व बनता है जिसको हम कहते हैं पित्त, और वो पित्त बनाकर इस हरे से रंग की जो ग्रंथि दिखाई दे रही है हमको, उसमें संचित कर लिया जाता है। इस यकृत से हमारा जो बाइल निकलता है, जिसको हम पित्त अभी कह रहे थे, यकृत पित्त बनाता है और वो पित्त, जिसको हम इंग्लिश में बाइल भी कहते हैं, वो बाइल को एक जगह स्टोर करता है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। ये जो आपको हरा सा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, हरा ब्लू कलर का, उसके अंदर यही पित्ताशय है। पित्ताशय के अंदर यकृत के द्वारा बनाया गया पित्त एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, और अग्नाशय के द्वारा बनाया गया रस, ये अग्नाशय है, इसे इंग्लिश में पैनक्रियाज भी कहते हैं, इसके द्वारा बनाया गया रस अग्नाशयी रस, ये दोनों रस भोजन में मिला दिए जाते हैं, जो कि छोटी आंत से ये दोनों कनेक्ट होते हैं और छोटी आंत में इन दोनों के जूसेस, इन दोनों के रस पहुंच जाते हैं। ये भोजन को पचाने का काम करते हैं। और प्रोटीन का पाचन जो आमाशय में नहीं हो पाया था, वो आप यहाँ छोटी आंत में उसका पाचन होना शुरू हो जाता है। छोटी आंत में 2 प्रमुख तत्वों का पाचन होता है, प्रोटीन का और वसा का, और उसका पाचन होने के बाद में छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण छोटी आंत के सबसे आखिरी सिरे में होता है, और इस भोजन के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं छोटी आंत के अंदर स्थित विलाई, जिसे हिंदी में रसांकुर भी कहते हैं, जो उंगली के आकार के रचनाएं होती हैं और ये भोजन का अवशोषण करती हैं। भोजन का अवशोषण करके भोजन इनसे रक्त वाहिकाओं में मिल जाता है, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में भोजन के पचे हुए रस का संचरण हो जाता है। जो भोजन अपचित रहता है वो भोजन यहाँ से बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। पचे हुए जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में मिल गया, और जो अपचित भोजन था वो भोजन बड़ी आंत में भेज दिया गया। अब बड़ी आंत से भोजन उसको आगे की तरफ मूव कराया जाता है, और बड़ी आंत में मात्र जल का अवशोषण हो जाता है और भोजन आगे की तरफ भेज दिया जाता है। और यहाँ से भोजन जब आगे की तरफ मूव कर जाता है तो फिर ये मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। भोजन मलाशय में एकत्रित हो जाता है और उसको गुदा मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो शरीर है
मुख गुहा से लेकर हमारा शरीर मुख गुहा से लेकर और गुदा मार्ग तक का जो आहार नाल है ये लगभग 10 से 12 मीटर लंबी होती है और पूरा भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होकर छोटी आंत तक होता है और उसके बाद जो अपचित भोजन होता है उसका निष्कर्षण अर्थात उसका भोजन को हम गुदा मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। साथियों, ये था हमारा पाचन तंत्र। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके समक्ष रख रहे हैं, उनके उत्तर आप ढूंढिएगा और हो सके तो ग्रुप पर कमेंट करिएगा, जिससे कि आपकी रोचकता बनी रहे। यदि आपके कुछ सुझाव हों तो आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष रख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे मुख गुहा में दांत के कितने सेट होते हैं? दूसरा प्रश्न, हमारा भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तीसरा प्रश्न, हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चौथा प्रश्न, हमारे आमाशय में जठर रस में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पांचवा प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का क्या नाम है एवं वो कौन सा रस बनाती है? धन्यवाद। साथियों, इन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए ज़रूर। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को भी आप रखिए जिससे उनका समाधान किया जा सके और इनके प्रश्नों के उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके।